मैं डॉक्टर गीता राय फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन सामान्य अपर्दन चक्र का भाग 1 आपको समझा रही हूँ। सामान्य अपर्दन चक्र इसको नाम इसलिए दिया गया है कि ये बहुत व्यापक है और इसमें जितने ज़्यादा प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले बल 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक बल एवं बहिर्जात बल। जो अपर्दन की क्रिया है वो बहिर्जात बल के अंतर्गत आती है। यह समतल स्थापक कारक है। डेविस का जो भौगोलिक चक्र है उसके अनुसार उत्थित भूखंड, ऊंचा उठा हुआ अपलिफ्टेड लैंड, अपर्दन चक्र के पश्चात साइकिल ऑफ इरोजन के बाद एक संप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात भूमि जहाँ से उठी थी, ऊपर उठी थी, फिर उसी स्थिति में पहुंच जाती है। इसीलिए इसको चक्र का नाम दिया गया है। डेविस के अनुसार लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज। जो स्थलाकृतियां हैं वह संरचना, प्रक्रम और अवस्था से होकर गुजरती हैं। ये डेविस के त्रिकट कहलाती हैं। संरचना अर्थात शैल, शैलों की संरचना, शैलों की परतों का झुकाव, भ्रंश, वलन, शैलों की कठोरता, मुलायमपन, इन सब का प्रभाव अपर्दन और अपक्षय पर पड़ता है। प्रक्रम अर्थात कारक, किस कारक द्वारा अपर्दन हो रहा है। वह जल हो सकता है, वायु हो सकता है, हिम हो सकता है, समुद्री लहरें हो सकती हैं। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में प्रक्रम अलग अलग प्रकार से प्रक्रिया करते हैं। यह सब अपर्दन पर प्रभाव डालता है। अवस्था यानी कि समय, किसी भी उत्थित भूखंड को कितना समय प्राप्त हुआ है चक्र पूरा करने हेतु। जबकि इन पूरी प्रक्रियाओं में पूरा समय नहीं मिल पाता सामान्यतया कि उत्थित भूखंड मैदान रूप में पूर्णतया परिवर्तित हो जाए, क्योंकि पुनर्यौवन, रिजुवेनेशन की क्रिया भी घटित होती है प्रकृति में। तो हम डेविस के भौगोलिक चक्र को एक ग्राफ द्वारा समझते हैं। सबसे पहले स्थलखंड एक स्थान से ऊपर की ओर उठता है। क से अ ब तक यह स्थलखंड ऊपर उठता है। फिर इसमें जब तक उत्थान की प्रक्रिया शुरू रहती है तब तक अपर्दन प्रारंभ नहीं होता, ऐसा डेविस का मानना है। इसके पश्चात उत्थान समाप्त हो जाता है और अपर्दन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो स्थलखंड है वह स और द तक पहुंचता है। यह ऊपरी वक्र है और यह निचला वक्र है। प्रथम अवस्था में उत्थान होता है। इसको हम इस सारणी से समझ सकते हैं। प्रथम अवस्था में उत्थान होता है, अपर्दन का अभाव होता है, ऊंचाई यथावत रहती है, उच्चावच बहुत अधिक रहता है। यहाँ हमें यह समझना आवश्यक है कि उच्चावच सिर्फ ऊंचाई नहीं होती, वरन ऊंचाई और गहरे भागों का अनुपात होता है। इसलिए ऊंचाई और उच्चावच दोनों समानार्थी शब्द नहीं हैं भूआकृति विज्ञान में। उच्चावच में इस अवस्था में वृद्धि होती है। दूसरे स्टेज पे उत्थान समाप्त हो जाता है, ऊर्ध्व अपर्दन होता है, यानी अपर्दन की क्रिया द्वारा नदियां अपनी घाटियों को गहरा करती हैं। इसी अवस्था में शीर्ष जो हैं, ऊंचाइयां जो हैं, वह अपर्दन रहित होती हैं, यानी शीर्ष यथावत रहते हैं और वह अपर्दित नहीं होते।
जबकि घाटियां गहरी होती जाती हैं, निम्नीकरण होता है घाटियों का, और ऊंचाई यथावत रहने से और घाटियों के निम्नीकरण होने से उच्चावच में वृद्धि होती है। इसलिए ये चौड़ाई उच्चावच में वृद्धि का द्योतक है। तृतीय स्टेज में क्षैतिज अपर्दन भी प्रारंभ हो जाता है, यानी घाटियां अपने आप को चौड़ा करने लगती हैं। उच्चावच में कमी होने लगती है क्योंकि शीर्ष भी अपर्दित होने लगते हैं। जब शीर्ष अपर्दित होने लगते हैं और घाटियां पहले से गहरी हैं, तो आप देख सकते हैं ये दोनों वक्र पास आते जा रहे हैं, यानी कि उच्चावच में कमी हो रही है। जो नदियां हैं अपने आप को क्रमबद्ध कर लेती हैं, यानी आधार तल के समीप पहुंचने लगती हैं। यह काल जो तृतीय अवस्था का है वह सबसे लंबा काल है। तृतीय अवस्था में समप्राय मैदान का निर्माण हो जाता है और समप्राय मैदान में मोनोडोनॉक्स, कुछ रेजिस्टेंट रॉक्स बच जाते हैं जो पूरे मैदान में यत्र तत्र फैले रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि डेविस ने अपने अपर्दन चक्र को, भौगोलिक चक्र को इस प्रकार समझाया है। अब डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचना, हमको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह अपर्दन चक्र आज भी अपर्दनात्मक अध्ययनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसकी आलोचना में हम उत्तर में ज़्यादा बिंदु नहीं दे सकते। आलोचना इस संदर्भ में की जाती है कि इस भौगोलिक चक्र की बहुत उसको सरलीकृत कर दिया गया है। एक आलोचना का बिंदु यह है जो कि महत्वपूर्ण है कि डेविस के कथनानुसार उत्थान समाप्त हो जाने के बाद ही अपर्दन की क्रिया शुरू होती है, जबकि प्रकृति में उत्थान समाप्त हो जाने का इंतजार अपर्दनात्मक प्रक्रियाएं नहीं करती। हमने स्थलाकृतियों के अध्ययन से पाया है, कई विद्वानों ने अध्ययन किया है कि उत्थान और अपर्दन की क्रिया साथ घटित होती है, जिससे कि गहरे कैनियन और गॉर्ज का निर्माण होता है, जैसे कि सिंधु नदी के गॉर्ज या ग्रैंड कैनियन का निर्माण।